नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेजान रिश्ता। दोस्तों, मैंने जो किया था, आज वह सारी चीजें मेरी आंखों के सामने वे सभी नजारे घूम रहे थे। जब मैंने अपनी दोस्त, उसकी माँ और उसके भाई का अपमान किया था, मैंने उनके मुंह पर कहा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। मुझे किसी चीज से परेशानी नहीं थी, बस मुझे गुस्सा इस बात पर था कि उस लड़के ने मुझे पसंद क्यों किया। मैं उनके घर सिर्फ अपनी दोस्त के लिए जाती थी। क्या वह मुझे गलत नजर से देखता था? मेरे पापा ने मुझे समझाया था कि वे काफी देर तक मेरे साथ बैठे थे, लेकिन मैंने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। आज मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि मैंने अपनी दोस्त के रिश्ते से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात का था कि मैं अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। लेकिन आज भी मैं अरविंद की उन आंखों को नहीं भूल पाती, जिन्होंने आखिरी बार मुझे घूरा था और फिर चुपचाप चला गया। दोस्तों, अचानक ही मैं प्रेजेंट में लौट आई थी। मैं एक रेस्टोरेंट में थी और इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे ऑफिस में बुलाया गया। वह ऑफिस बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका मालिक बेहद घटिया व्यक्ति था, जिसकी नजरें मेरे शरीर के आर पार हो रही थी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में किया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मेरी नजरें झुकी हुई थी। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ये इंटरव्यू जल्दी खत्म हो और मैं यहाँ से निकल जाऊं। वह मुझे अजीब लहजे में देखते हुए बोला, तो आपको नौकरी चाहिए? कहने को उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बात करने के अंदाज से ही मुझे समझ आ गया था कि मुझे यहाँ किस तरह के सवालों का सामना करना है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। वह मुझे देखते हुए बोला कि ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें पूरा करती हो तो ये नौकरी आसानी से मिल सकती है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप में और हिम्मत जुटाई। वह मुझे देखते हुए बोला कि यहाँ पर तुम्हें कई निगाहों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और कई तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठने की सलाह देंगे। मेरे इस रेस्टोरेंट में ज्यादातर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आती है और यही मेरा रोज का काम है। अगर तुमने जरा भी रोक टोक करने की कोशिश की या फिर नखरे दिखाएं, तो तुम्हारा इस रेस्टोरेंट में आखिरी दिन होगा। दोस्तों, मैं कुछ कहती, इससे पहले ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा शरीर सिहर उठा था। मेरे पास एक आखिरी मौका था। अगर आज मैं यहाँ से चली जाती तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। मैंने नजरें उठाकर उस आदमी की ओर देखा और सिर को हाँ में हिलाया, जिसका साफ मतलब था कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैंने इतना कहा ही था कि उसने मेरा हाथ दबाया और मुझे देखते हुए बोला कि तुम देखने में तो बहुत बेवकूफ सी लगती हो, लेकिन काफी समझदार भी हो। मैं तुम्हें महीने के 20,000 रुपए दूंगा और अगर तुम मेरे ग्राहकों को खुश करोगी तो तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों, मैंने चुप रहना सही समझा। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं बेहद मजबूर थी। कुछ और बातों के बाद उसने मुझे वहां से भेज दिया। मेरे हाथ में मेरी सीवी थी, लेकिन उसने उस सीवी को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। रास्ते में मेरी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। क्या एक औरत की जिंदगी इतनी कठिन होती है? मैं यहाँ नौकरी करने आई थी और यहाँ मालिक मुझे अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए कह रहा था। क्या मैं कोई वेश्या थी या फिर बाजारों की औरत? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे, लेकिन अगर मैं इन चीजों को सोचती तो मैं वहीं की वहीं रह जाती। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। फिलहाल मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और पैसों के लिए मुझे नौकरी करनी थी।
मैं अब तक न जाने कितने इंटरव्यू दिए थे, लेकिन हर जगह मुझे मायूस होना पड़ा था। और आज जब यह नौकरी मुझे मिल रही थी तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई। दोस्तों, मुझे पता था कि मेरी बीमार माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे मुझे हर बात का जवाब देना होगा। उसे बताना होगा कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है और इस नौकरी में कोई समस्या नहीं है। मैं अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। जिस घर में मेरी माँ रह रही थी वह उसके लिए सही नहीं था, लेकिन मेरे पास उस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। जब मैं घर में दाखिल हुई तो माँ चारपाई पर बैठकर मेरी राह देख रही थी। मैंने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें गले से लगा लिया था। अपने साथ लाई हुई मिठाई उन्हें खिलाई और उन्हें अपनी नौकरी लगने की खुशी सुनाई। वह खुशी से निहाल हो गई थी। मेरा माथा चूमने लगी और मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगी। जबकि मैं अपनी माँ को खुश होते देख दिल ही दिल में और उदास हो गई थी। अगर मेरी माँ को इस नौकरी का पता चल जाता तो वह कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती। वह रात मेरे लिए बहुत दर्द भरी थी। अगली सुबह मैं तैयार होकर माँ से आशीर्वाद लेकर उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल चुकी थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सभी मामले अच्छे से तय हो जाएं। दोस्तों, समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था और उस रेस्टोरेंट के मालिक के कहने के बिल्कुल अनुसार मेरे साथ वही सब हुआ था जो उसने कहा था। मुझे आज यहाँ नौकरी करते हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। आज पहली बार मैं उस मोड़ पर खड़ी हो गई थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी इतनी ऐशो आराम में बिताई थी कि आज जब मुझ पर परेशानी आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पापा ने मुझे कभी पाँव जमीन पर नहीं रखने दिए थे और आज मेरे सिर पर छत नहीं थी। घर पर बूढ़ी माँ बीमार थी और भाई बहनों ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया था। पैसे की लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती और इस पैसे की लालच ने आज मुझे एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था। मैं हर टेबल पर जाकर लोगों को खाना सर्व कर रही थी। कभी किसी की गंदी निगाहों को सहन करना पड़ रहा था तो कभी किसी गंदे आदमी के हाथों को। मैं बहुत ही मुश्किल में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक पल को दिल किया कि इस रेस्टोरेंट से भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाती तो मेरे घर पर बूढ़ी माँ बीमारी से लड़ते लड़ते मर जाती। वापसी पर मुझे उसके लिए दवाइयाँ भी खरीदनी थी। इसी वजह से मैंने सभी चीजों को सहन किया और लोगों की गुलामी करती रही, उनके आगे पीछे घूम रही थी। अचानक ही एक मस्तमौला लड़के और लड़कियों का ग्रुप रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उन्हें देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। उन लोगों को देखकर मुझे अपना पुराना समय याद आ गया था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही पिकनिक पर जाया करती थी और रात देर से घर लौटती थी। ये सब सोचकर मेरी आंखों में अचानक नमकीन पानी आ गया, लेकिन मैंने जल्द ही खुद को काबू किया और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद ही मैनेजर ने मुझे उस ग्रुप के पास जाने को कहा कि वहां जाकर उनका ऑर्डर लो। पहले तो मैं घबराई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उनमें से कोई मेरा पुराना क्लास फ्रेंड न निकल आए, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे पता चल गया था कि ये लोग किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। लेकिन मैं मैनेजर की बात को किसी भी तरह ठुकरा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने हिम्मत की, एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके उन लोगों की ओर बढ़ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल सही अनुसार वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरे ही यूनिवर्सिटी के क्लास फ्रेंड बैठे थे। मुझे वेटर के रूप में देखकर सभी लोग चौंक गए थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड सना अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गई और मुझे झकझोरते हुए कहने लगी, संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। यह कोई और नहीं बल्कि मेरी वही दोस्त थी जिसके भाई का मेरे लिए रिश्ता आया था। सब ठीक है। मैं तुम्हारे घर भी गई थी लेकिन वहाँ ताला लगा था। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने एक ही सांस में बहुत सारे सवाल पूछ डाले थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर दिया और उन लोगों के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैनेजर मुझे ही देख रहा है। अगर मैं उन लोगों के साथ बातचीत करने लगती या अपने ऊपर बीती सारी कहानी बताती तो यकीनन मैनेजर मुझे इस नौकरी से निकाल देता, और यह मैं बिल्कुल भी अभी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती थी। पहले तो वे सभी मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे और अचानक ही मुझ पर तेज तेज हंसने लगा और कहने लगा कि यही होता है लड़कियों का अंजाम। अगर तुम मेरे साथ हाँ करके वफादारी निभाती तो आज ये सब नहीं झेलना पड़ता। चलो चुपचाप वेटर की तरह काम करो और हमारा ऑर्डर लिखो। दोस्तों, सबने मुझे नाराज निगाहों से देखा, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया। मैंने चुपचाप अपनी शर्मिंदगी को छुपाकर उनके ऑर्डर लिखे और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही उनके टेबल पर खाना सर्व कर दिया गया, लेकिन इस दौरान मैं लगातार अपनी दोस्त सना की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अगली सुबह मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो सामने सना शायद मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। फिर उसके बाद उसने मुझे देखा और दौड़कर मेरे गले से लग गई। उसे सीने से लगाकर मुझे भी सुकून महसूस हुआ। दोस्तों, मैंने उसका हालचाल पूछा और उसे अपने साथ अंदर एक स्टाफ रूम में ले गई। उसने वहां जाते ही मुझ पर एक बार फिर सवालों की बौछार कर डाली थी, जबकि मैंने उसे हर बात बताई कि मेरे साथ सब कुछ कैसे हुआ। वह हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अचानक सब कुछ कैसे हो गया। मेरे पास बोलने के लिए शब्द मौजूद नहीं थे और मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसने तुरंत अपने पर्स में हाथ डाला और कुछ नोट मेरी हथेली पर रख दिए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं हूँ न तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझे एक बार बुला लेती तो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाती, लेकिन तुमने मुझे पराया कर दिया। उसके लहजे में तकलीफ थी, जबकि मैं आंसुओं से भर गई। मैंने तुरंत उसे गले से लगाया और उसके होने को महसूस किया। मैंने सना का बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि मुझे उस समय पैसों की बेहद जरूरत थी। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि वह चाहती तो उस दिन मेरा सबके सामने मजाक बना सकती थी, अपनी और अपनी माँ की और अपने भाई की तौहीन का बदला ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि वह तो मेरी कहानी सुनकर बहुत ही दुखी नजर आ रही थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह हर हाल में मेरी मदद करेगी। जबकि थोड़ी देर बाद ही मैनेजर वहां पहुंच गया और उसने सना को वहां से जाने को कह दिया। सना भी चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि अगर वह और रुकती तो मेरी नौकरी पर मुश्किल आ सकती थी। लेकिन उसने वादा किया कि वह मुझे जल्द एक अच्छी नौकरी दिलवाएगी। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ दुश्मनियों की वजह से उन पर झूठा आरोप लगाया गया कि वह बहुत बड़े भ्रष्ट आदमी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पिता ने कुछ नहीं किया। दोस्तों, कहने को तो मैं अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान थी, लेकिन वह मुझे जान से ज्यादा प्यार करते थे। मेरे और भी भाई बहन थे, लेकिन वे सौतेले थे और हमने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा था। पापा का निधन उसी दुख में हो गया था और पिता के निधन के बाद उन जालिमों ने हमें धक्के मारकर निकाल दिया था। मैंने कोर्ट का चक्कर लगाया, सब कुछ किया,
लेकिन पैसे वाले होने की वजह से हम लोग चुप हो गए थे और मैंने एक कच्ची बस्ती की और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था, जहां मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। लेकिन मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। वहां रहने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और जहां भी मैं नौकरी के लिए जा रही थी, वहां से मुझे निकाल दिया जाता था। और यह सब मेरे भाइयों की कृपा थी, क्योंकि वे लोग यह सब कुछ ईर्ष्या और जलन में कर रहे थे। लेकिन वे लोग इस बात से अनजान थे कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है और जब वह बरसती है तो फिर यह नहीं देखती कि सामने कौन मौजूद है। मैं पूरे दिन की ड्यूटी से थकी हारी जब घर पहुंची तो सामने ही सना, उसकी माँ और उसका भाई बैठे हुए मेरे इंतजार में थे। इन तीनों को देखकर मैं चौंक गई। मैंने तुरंत ही सबको नमस्ते की और अपनी माँ के बगल में बैठ गई। जबकि मेरे बैठने की देर थी कि सना की माँ खड़ी हुई और मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बेटी, अब तुम्हें और धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मुझे सना ने बताया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर तुम ठीक समझो तो हमारे साथ हमारे घर चलो। वहाँ रहकर तुम एक अच्छी नौकरी भी कर सकती हो और अपनी माँ की देखभाल भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी माँ एक बीमार औरत है। अगर वह अकेली यहाँ रहेगी तो मुश्किल में आ सकती है। तुम सारा दिन काम पर होती हो और घर पर तुम्हारी माँ अकेली होती है। भगवान न करे अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर तुम क्या करोगी? उनकी बात मुझे समझ आ रही थी, लेकिन इस तरह से किसी के घर जाकर रहना मुझे एक आंख नहीं भाया। और फिर उनसे तो हमारे मामले भी अलग थे। मैंने आंटी को इनकार कर दिया तो वह मुझे नौकरी की पेशकश करने लगी कि तुम जिस रेस्टोरेंट में जा रही हो वहाँ जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर काम कर सकती हो। मैं तुम्हें वहाँ पर एक रहने की जगह भी दूंगी और तुम्हारी माँ के लिए अच्छी रकम भी दे दूंगी, जिससे तुम अपनी माँ का इलाज कर सको। दोस्ती, एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है, लेकिन मैंने सभी बातों को ठुकरा दिया था। यह बात मुझे कुछ समझ आई और मैंने तुरंत ही उन लोगों को अपनी सहमति जाहिर कर दी। मैं और मेरी माँ चुप हो गई और थोड़ी देर बाद ही वे तीनों वहाँ से चले गए। लेकिन इस दौरान मैंने सना के भाई की निगाह अपने अस्तित्व पर महसूस की थी और इस निगाह को मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझ रही थी। मेरा दिल डर रहा था। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। एक ऐसी दोस्त के घर जिसके साथ मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी, जिसके भाई का रिश्ता मैंने ठुकराया था। उसे मेरी जिंदगी की ऐशो आराम के बारे में सब कुछ पता था। मैं अपने सर्कल की सबसे अमीर लड़की थी, लेकिन पापा के मरने के बाद मेरी सारी ऐश खत्म हो गई थी और मैं सड़क पर आ गई। दोस्तों, सुबह जब मैं अपना सामान बांध रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने ऊपर अफसोस हो रहा था कि आज मैं एक ऐसे घर जा रही हूँ जहाँ मैं मेहमान बनकर जाया करती थी और आज मैं एक नौकरानी के रूप में उनके घर नौकरी करूँगी। यह सोचते ही मैंने अपने आप को रोकने के लिए आंखें बंद की, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान बंधा और बाहर आ गए। बाहर ही सना का भाई हमें लेने के लिए आया हुआ था। उसने मुझे एक गहरी निगाह से देखा और हम दोनों माम बेटी का सामान उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और जल्दी से अपने घर की ओर ले गया। वह लगातार मुझे शीशे में देख रहा था। उसकी निगाहों से अब मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी वह अब मेरा मालिक है। मैं उसके सामने कुछ नहीं कह सकती। मुझे यह सब कुछ सहन करना होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सहन करना आगे जाकर मेरे लिए कितने बड़े खतरे पैदा करने वाला है। थोड़ी सी दूरी के बाद ही हम लोग सना के घर पहुंच गए थे।
सना की माँ ने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए एक क्वार्टर खाली करवाया था, जहाँ पर सब चीजें बहुत अच्छी थी। मैं तो हैरान रह गई थी कि सना की माँ मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं। लेकिन फिर यही ख्याल आया कि शायद मैं उनकी बेटी की दोस्त थी, इसीलिए मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रही हैं। मैंने जल्दी ही उनके घर के सभी काम संभाल लिए थे। इन लोगों ने वास्तव में हमें बहुत इज्जत दी थी। मेरी माँ की तबीयत वह औरत रोजाना आकर पूछती थी, जबकि सना तो मुझसे अपना कोई काम नहीं करवाती थी। मेरे अलावा भी उनके घर में बहुत से नौकर थे जो वहाँ पर काम करते थे। मुझे खासकर सना के लिए ही रखा गया था, लेकिन सना तो ऐसी थी कि अगर उसका बस चलता तो वह मुझे एक काम को हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन मैं अपनी हैसियत जानती थी, इसलिए चुपचाप सना के काम कर दिया करती थी। दोस्तों, समय अपनी तेजी से गुजरता जा रहा था और अब सना के भाई ने हद पार करना शुरू कर दिया था। पहले तो वह मुझे बस घूरता रहता था और अब मुझे बहाने से अपने कमरे में बुलाकर मेरे शरीर को छूने की कोशिश करने लगा था। मेरे लिए ये सब चीजें काफी नागवार थी। भगवान ने मुझे बेहद खूबसूरती दी थी, लेकिन जब मेरे पापा का निधन हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को छिपा कर रखूंगी, और मैं ऐसा ही करती थी। लेकिन इस इंसान को मेरे पर्दे में भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आता था। एक दिन मैं और मेरी माँ रात के समय अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरे में मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैं तुरंत ही सतर्क हो गई। जैसे ही मेरे सिर पर किसी का हाथ लगा, मैंने फौरन अपने क्वार्टर की लाइट जला दी। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक अनुसार सामने कोई और नहीं, सना का भाई ही मौजूद था। मैंने बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी ताकत न सहन कर पाने के कारण वह 2 कदम पीछे हट गया। उसने हैरानी से मुझे देखा। मैंने एक चेतावनी भरी उंगली उसकी ओर उठाई और उसे ललकारा कि आज तुमने यह हरकत कर ली है और मैं तुम्हें सना की वजह से माफ कर देती हूँ। लेकिन आगे के बाद अगर तुमने मुझे घूरने या ऐसी कोई हरकत करने की जुर्रत की तो याद रखना, मैं अपना असल अभी तक नहीं भूली हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पिछला याद करवा दूंगी। मेरे लहजे में पुरानी जमाने का गुस्सा था, जिसके सामने लड़के दुम हिलाते थे और मैं किसी को परवाह नहीं करती थी। उसका भाई उल्टे पांव वहां से चला गया। मेरा सांस अचानक ही अटकने लगी थी। मुझे बेतहाशा रोना आ गया कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला परीक्षा में डालता है तो उसे निकालना भी जानता है। फिर 2 दिन के बाद अचानक सना परेशान सी मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हें मम्मी ने कमरे में बुलाया है, क्या तुमने कोई गलती की है। उसके लहजे में न जाने कुछ ऐसा था जिसे महसूस करके मैं पूरी तरह से कांप गई। मैंने तुरंत सिर न में हिलाया, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और यह बोलकर हमारे क्वार्टर से चली गई। मैंने माँ को तसल्ली दी और उनकी माँ के कमरे में चली गई। वहाँ पर उनका बेटा भी मौजूद था, जिसे देखकर मुझे अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसकी नजर लगातार मेरे ऊपर जमी हुई थी। उसकी नजरों में कुछ तो ऐसा था कि मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। उन्होंने मुझे एक नजर देखा और कहने लगी कि तुम्हें इसलिए रखा था हमने अपने घर नौकरी के लिए। तुम क्यों भूल गई कि तुम एक नौकरानी हो। सना की दोस्त तो पहले थी। हमने पहले तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहा था, लेकिन अब तुम केवल और केवल हमारे घर में काम करने वाली एक नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे लाडले बेटे पर हाथ उठाओ। उनके लहजे में मौजूद आग की तपिश मुझे झुलसाने के लिए काफी थी। मैंने तुरंत ही न में सिर हिलाया और उन्हें बताना चाहा कि मैंने आपके बेटे पर हाथ क्यों उठाया है।
लेकिन इससे पहले ही उनका बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी माँ की ओर देखते हुए कहने लगा, माँ, मुझे इस लड़की से अभी और इसी वक्त शादी करनी है। अपने थप्पड़ का ऐसा बदला लूंगा इससे कि यह पूरी जिंदगी याद करेगी। मुझे इससे शादी करनी है और यह मेरा आखिरी फैसला है। जबकि मैं पूरी तरह से कांप गई थी। मैंने तुरंत ही सिर न में हिलाया, लेकिन इससे पहले ही उसकी माँ ने भी मुझे हुक्म दिया कि जाओ यहाँ से, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूंगी जो मुझ पर गंदी नजर रखता हो। और जब मैं उसके किए की सजा उसे दी तो वह उसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रहा था। दोस्तों, मैं क्वार्टर में आई और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी, क्योंकि मुझे अब खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हो रही थी। मेरी माँ ने मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो मैंने उन्हें भी चुप करा दिया। मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने थोड़ी ही देर में सामान समेट लिया। अभी हम दोनों माँ बेटी उस क्वार्टर से बाहर जाने वाले थे, तभी उसकी माँ मेरे रास्ते में आ गई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं हैरान थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से होगी बहुत जल्द, बहुत सादगी से की जाएगी, इसीलिए चुपचाप वापस क्वार्टर में चले जाओ। उस औरत की आंखें पल में माथे पर आ गई थी, जबकि मैं जी जान से कांप उठी। मैंने उन्हें अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और अपने नौकरों के जरिए हम माँ बेटी को क्वार्टर में बंद कर दिया। दोस्तों, फिर उसके बाद अपने हुक्म के अनुसार उन्होंने मेरी शादी अरविंद से करवा दी। मैं इस व्यक्ति को एक आंख पसंद नहीं कर रही थी। शादी होने के बाद मुझे इस व्यक्ति के कमरे में दुल्हन की तरह सजा कर भेज दिया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई हो। उसकी गंदी नजरें मुझे अपने शरीर के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने समझ लिया था कि उसका किरदार बिल्कुल भी साफ नहीं है। थोड़ी देर बाद ही कमरे का दरवाजा खुला और अरविंद कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देख उसने एक मुस्कान बिखेरी। मैं अभी उससे बात करती, इससे पहले ही उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसका मर्दाना हाथ का थप्पड़ इतना भारी था कि मेरा होंठ कट गया था। फिर कहने लगा कि यह उस थप्पड़ का जवाब है जो तुमने उस रात मेरे मुंह पर मारा था। अब आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह मेरे शरीर पर हावी हो गया और अपने पति होने के सारे अधिकार मेरे इनकार करने के बावजूद हासिल कर चुका था। उसने अपने अंदर का सारा जुनून, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया था। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ था। मेरी हिचकियां बंधी हुई थी। मैं घर से जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे एक पल भी खुद से जुदा नहीं होने दिया। सारा दिन वह मेरे साथ कमरे में ही बंद रहा। खाना बस समय पर कमरे में आ गया था। इसके अलावा उसने मुझे हिलने भी नहीं दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लगभग एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरी जिंदगी उसने मुश्किल में डाल रखी थी। न खुद कमरे से बाहर जाता था, न ही मुझे कमरे से बाहर जाने देता था। बस अपने साथ ही रखता था। इस एक हफ्ते में इतना तो मैं समझ गई थी कि उसे नजरअंदाज होना जरा भी पसंद नहीं है। थक हार कर एक हफ्ते बाद मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उससे माफी मांग ली कि मैं अपनी गलतियों की तुमसे माफी चाहती हूँ जो मैंने तुम पर हाथ उठाया। उसने एक जोरदार कहा लगाया और मेरी ओर देखते हुए बोला कि तुम क्या समझती हो कि मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ यह सब एक बदला है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे तो यही लगता था
लेकिन अचानक ही वह मेरी गोद में सिर रखकर लेट गया और मेरे बालों से खेलते हुए कहने लगा कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने घर में देखा था, उस समय तुम सिर्फ सना की दोस्त थी और उसी से मिलने आई थी, लेकिन उसी पल मुझ पर तुम्हारा दिल आ गया था। लेकिन तुम बहुत ज्यादा नखरे करने वाली थी, तुम्हारी अलग सोच थी, तुम किसी को भी पसंद नहीं करती थी। तुम्हारे लिए रिश्ता भी लेकर आया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। हाँ, मुझे गुस्सा आया था, मैं चाहता था कि मैं तुमसे बदला लूं, लेकिन प्यार से कभी बदला नहीं लिया जाता। तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे कहने पर तुम्हें अलग किया था। यह सब एक प्लान के तहत किया गया था। मैं फटी-फटी नजरे से अरविंद की बातें सुन रही थी। फिर उसके बाद कहने लगा, वह जो तुम्हें किराए के लिए घर मिला था, वह भी मेरी बदौलत ही मिला था। भला इतने कम किराए में कोई घर मिल सकता है? मैंने तुरंत न में सिर हिलाया और यह बात सच थी। उसके बाद जो तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनियों ने निकाला, यह सब भी मेरी ही बदौलत किया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम्हें कभी एक अच्छी नौकरी मिल गई तो तुम कभी मेरे हाथ नहीं आओगी। और फिर तुम्हें उस घटिया रेस्टोरेंट में काम मिला था। फिर मैंने ही बहाने से सोनम को सलाह दी थी कि वह अपने दोस्तों के साथ वहां पर जाए, वहां का खाना बहुत अच्छा है। और मैनेजर को भी मैंने ही कहा था कि तुम जाकर उन लोगों को खाना सर्व करो, अगर तुम्हें याद हो तो। मैंने बेखुदी में सिर हिलाया। दोस्तों, वह और कहने लगा, उसके बाद सना ने आकर जैसे ही तुम लोगों का जिक्र किया, तो मैंने अपनी माँ के कान में यह बात डाली थी कि क्यों न हम निशा को यहाँ पर नौकरानी के तौर पर काम दें। तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारी बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा। जबकि माँ तुरंत ही राजी हो गई थी। तुम समझती हो कि उस रात मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ ज्यादती करने के लिए आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारी माँ की दवाई खत्म हो गई थी, मैं वही रखने के लिए आया था, लेकिन तुम कुछ और समझी। मैंने अपनी माँ के सामने तुम्हारी बहुत बुराई की, मैं इस बात को मानता हूँ, और तुम्हें थप्पड़ भी लगाया है। यह सब कुछ उस थप्पड़ का जवाब था जो तुमने बेवजह मुझे मारा था। खैर, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है तो तुम अभी बता सकती हो। दोस्तों, मुझे एकदम ही उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके सीने पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जबकि वह हंसते हुए मुझे और ज्यादा कस चुका था। हम दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई। मैंने अरविंद को स्वीकार कर लिया था और अपनी दोस्त सना का भी शुक्रिया अदा किया कि अगर वह उस समय मेरा साथ नहीं देती तो आज मुझे अरविंद जैसा इतना प्यार करने वाला पति कभी नसीब नहीं होता। कभी कभी हम जरा सी गलतफहमी का शिकार होकर अपनी आने वाली खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए सभी बातों की जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी खुशहाल रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।